देखो अपने पास जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, लिखो हेडिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, देखो अपने पास अगर जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसमें देखो क्या पढ़ना है मेन। ठीक है, देखो जैसे अगर आप सबका अपना अपना सिस्टम होता है पढ़ाने का। ठीक है, अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, ठीक है, चैप्टर क्या है भाई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सबसे बड़ा बात तो ये होता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बोलते क्यों। ठीक है, पहला पॉइंट ये होता है कि इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते क्यों। तो बोलते देखो एक चीज़ होता है इसे मेटल और लिगेंड। लिख लो टॉपिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखो इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड इसलिए बोलते हैं, इसमें दो चीज़ होता है, उसी दो का खेल होगा सिर्फ। एक होता है मेटल, मैं बिना डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। एक होता है मेटल और एक होता है लिगेंड। ठीक है, मेटल को दिखाते हैं कैपिटल एम से, लिगेंड को दिखाते हैं एल से। कहते हैं जब मेटल और लिगेंड के बीच, किसके बीच भाई, मेटल और लिगेंड के बीच ये बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो भी होता है वो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर होता है। कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड इस बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है। अब इसमें कहते हैं लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इस लिगेंड को बोलते हैं लेविस बेस। लेविस बेस। मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड। ठीक है, अब कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने कंपाउंड से, दो पार्ट से। एक कॉम्प्लेक्स साल्ट, एक नॉर्मल साल्ट। लेकिन नॉर्मल साल्ट अपने टाइप का नहीं, इसलिए मैं उस पर बस नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो मैं कॉम्प्लेक्स साल्ट पे। ठीक है, किस साल्ट पे भाई, कॉम्प्लेक्स साल्ट पे। अब तुम कहोगे कॉम्प्लेक्स साल्ट होता क्या है। कॉम्प्लेक्स साल्ट उसे बोलते हैं वो साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है जो इस ब्रैकेट के अंदर होता है। कोई भी साल्ट जो इस ब्रैकेट के अंदर होगा उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, कॉम्प्लेक्स साल्ट। वो कोई भी साल्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स साल्ट दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आउटर स्फीयर होता है और एक इनर स्फीयर होता है। आउटर स्फीयर, दूसरा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ठीक है, एक हो गया आउटर स्फीयर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर। आउटर स्फीयर देखो किसे बोलते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल K4 FeCN6। देखो ये तो ये जो ये आउटर हो गई, देखो कॉम्प्लेक्स से बाहर है, दैट इज कॉल्ड आउटर स्फीयर। और इस ब्रैकेट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। देखो ये तो दो पार्ट हो गया, आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर। आउटर स्फीयर हो गया और कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो गया। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट फिर यहीं पे आता है कि आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है किसके बीच भाई, आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बीच। फिर बात करते हैं इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर। अब कॉम्प्लेक्स स्फीयर कौन है भाई, देखो ये ब्रैकेट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो जो इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो सेंट्रल एटम है, ये देखो इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो भी होता है, सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाई सर्टेन मालिक्यूल या ग्रुप से घिरा होता है। इसी मालिक्यूल या ग्रुप को हम बोलते हैं लिगेंड। जैसे मान लो ये मेटल, इसमें क्या है, आयरन। तो ये कहा गया कोई भी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो सर्टेन मालिक्यूल, जैसे मान लो ये Cn। देखो ये Cn के 6 मालिक्यूल से, देखो ऐसे, देखो इस तरह से घिरा होता है। और ये होता है देखो ब्रैकेट ये। ठीक है भाई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर हो गया। ये सेंट्रल मेटल एटम है, किससे घिरा, देखो ये जो हरा मार्कर से हम दिखा रहे हैं इसको, देखो ये साइनाइड से घिरा है। तो जो साइनाइड है इसको बोलते हैं लिगेंड। Cn को क्या बोलेंगे, लिगेंड। जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है वो किससे घिरा होता है, लिगेंड से। उसी को बोलते हैं कि जब सेंट्रल मेटल एटम किससे घिरा होता है, लिगेंड से, तब उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर। अब देखो ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर में, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखो हमने क्या बोला वो सुनो। बोला कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो सेंट्रल एटम हो किससे घिरा होता है। देखो अगर बात करें कॉम्प्लेक्स स्फीयर का, ठीक है, तो देखो इतना हो गया, नहीं समझ पा रहे कुछ, सुनो। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर का, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा बीच में वो सर्टेन मालिक्यूल या इस तरह के ग्रुप से घिरा होगा। देखो इससे, इसी ग्रुप को हम लिगेंड बोलते हैं। और लिगेंड से मेटल जिस बॉन्ड के द्वारा बना होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, देखो ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। तो वो कोई भी कंपाउंड जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दूसरा पॉइंट कि देखो जो सेंट्रल एटम, दूसरा पॉइंट देखो इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो सेंट्रल मेटल एटम है, देखो जो भी मेटल होगा
वो प्रोवाइड करता है वैकेंट ऑर्बिटल। क्या प्रोवाइड करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल क्यों प्रोवाइड करता है? इसलिए कि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किसको? मेटल को। मेटल क्या प्रोवाइड करता है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब लिगेंड को जितना रिक्वायरमेंट होगा मेटल उतना क्या देगा? वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, यही क्या होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब अपना ये इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो आगे का पॉइंट में पढ़ाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन में। जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसी पॉइंट से शुरू करूंगा कि मेटल क्या प्रोवाइड करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल। लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देता है बस, क्योंकि इसके बाद जो आएगा हाइब्रिडाइजेशन वो सब आगे आएगा। ठीक है, इस फिर इसमें एक बात करते हैं। देखो मैं वो बात नहीं कर रहा कॉम्प्लेक्स आर्ट, सिंपल आर्ट, झूठे टाइम पास करना। फिर देखो इसमें लिखना क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी से पढ़ना होता है। जैसे मान लो इसमें पढ़ना होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उससे पहले अपना था ऑक्सीडेशन नंबर और क्वाड्रेशन नंबर। देख लो क्या होता है। देखो मैं लिगेंड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लिगेंड तुम्हारे बुक में दिया, पढ़ लेना। तुम्हारे पास कोई सीट होगा उसमें दिया होगा लिगेंड। 3 तरह का लिगेंड होता है चार्ज की बेसिस पे, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। अगर बात करो बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, तो डेंटिसिटी के बेस पे भी 3-4 तरह का होता है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बाइडेंट, हेक्साडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, तो तुम्हारा सीट में दिया ये सब, वो तुम्हारा काम है लिगेंड के बारे में पढ़ना, मेरा काम नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो मेरे काम का। देखो जैसे मान लो को किसी का निकालना हो, मान लो इसी का निकालना हो, मान लो K4FeCN6 का निकालना है, तो जो भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो हमेशा मेटल का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? मेटल का। तो देखो जिसका निकालना था उसका एक्स मान लेते हैं, जिसका निकालना उसका क्या मान लेंगे? एक्स। तो इसमें मेटल कौन? आयरन, इसका हो जाएगा एक्स। पोटेशियम पे कितना प्लस होता है? 1 पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, 4 पोटेशियम पे लिख देंगे 4 प्लस। साइनाइड कैसा लिगेंड है भाई? तुम्हारा काम लिगेंड जा करके पढ़ना है। साइनाइड में बता दे रहा हूँ यहीं पे निगेटिव लिगेंड होता है। एक साइनाइड माइनस एक चार्ज, कितना है ये? 6। लिख दोगे -6 बराबर, इस पर कोई चार्ज है नहीं, दैट कॉल 0। तो लिख देंगे +4 + x - 6 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? +2। ये इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा ही पॉइंट निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देख लो यहीं पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है भाई? ये होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। अब तुम कहोगे Z क्या है? Z मतलब होता है नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है Z। अब दूसरा पॉइंट सुनो, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अभी तुम्हारा काम है पीरियोडिक टेबल जाकर के याद करना। पूछो क्यों? तुम्हें पीरियोडिक टेबल इसलिए पढ़ाया जाता है शुरू में ना भाई, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। क्यों होता है? कि सब कुछ आपको क्या रहे, याद रहे। अब तुम मत याद करो, उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप याद करोगे आपका प्रॉफिट होगा। फिर बात करते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 माइनस ऑक्सीजन नंबर कितना है? 2 + 2 × ये क्वांटिटी नंबर देखो 6 है, 6 बराबर 24 + 12 बराबर कितना? 36। जिसका इफेक्टिव नंबर नोबल गैस के बराबर आता है। किसके बराबर? नोबल गैस के बराबर। वो हाईली स्टेबल होता है। तो हम ये पता यही कर देंगे, 4 कंपाउंड दिया रहेगा, हमको पता करें किसका नोबल गैस के आसपास है। जिसका नोबल गैस के आसपास होता है वो मोर स्टेबल होता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ फटाफट, सुनो। ले लो K3FeCN6, K3FeCN6। तो हमें पता है भाई 4 पोटेशियम था तो 4 प्लस, 3 पोटेशियम कितना? +3 प्लस मेटल कितना? x - 6 बराबर 0, x बराबर +3। तो इसको भी वैसे निकाला, इफेक्टिव नंबर इसका निकालोगे तो वही होगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z कितना हो गया भाई? 26 - 3 + 2 × 6। लिख लो फटाफट, 23 + 12 हो जाएगा 35। अब तुमसे पूछ देगा भी बताओ इन दोनों में से कौन सा मोर स्टेबल होगा? अगर इफेक्टिव नंबर के बेसिस बताओगे, किसके बेसिस पे? इफेक्टिव नंबर के बेसिस पे, तो ये होगा क्योंकि इसका नोबल गैस के बराबर है। अगर चार्ज के बेसिस पे बोलोगे तब ये होगा। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है, तो जिसका चार्ज ज़्यादा होता है वो उतना अच्छा स्टेबल होता है। तो दोनों तरीका अलग अलग है। इफेक्टिव नंबर के बोलोगे तब इसको, चार्ज के बेसिस बोलोगे तब इसको। ठीक है, लिख लो इतना फटाफट, जल्दी छापो इसको। देखो ज़्यादा क्वेश्चंस लिखाना बेकार है, मैं इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं करा रहा हूँ, बस इतना समझो जिसका निकालना होगा उसका एक्स मान लेना। अब तुम्हारा काम है जाकर लिगेंड के बारे में पढ़ना, टाइप ऑफ कितना लिगेंड होता है, कैसा कितना चार्ज होता है। जिसको ये डाउट हो रहा है जाके लिगेंड पढ़ो, और कहीं डाउट कुछ नहीं होगा। नहीं समझ आ रहा तब पूछो, पहली बार पढ़ो, ठीक है। फिर जब नहीं समझ आता तब पूछो, लिखो फटाफट आके लिखो।